नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 188वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर ने सारी दीवार गिरा दी है। मानवता शर्मसार होकर शून्य में निहार रही है। कब्रिस्तान और शमशान का भेद मिट गया है। धर्म का झंडा उठाने वाले लाशों में बदलते जा रहे हैं। जिस अस्पताल में जीवन मिलता था वहां लाशों के ढेर हैं। कहीं सहयोग के अभाव में नाबालिग अपने पिता को मुखाग्नि देने पर मजबूर हैं, तो कहीं ऑक्सीजन के लिए अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाती महिला की तस्वीर पत्थर दिल इंसानों को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। कहीं साइकिल पर लाश है तो कहीं ऑटो पर लदी लाश। मतलब देश में लाशों के ढेर लग रहे हैं और हम असहाय से खड़े अगली कई लाशों का इंतजार कर रहे हैं। लाशों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कब्रिस्तानों और शमशान घाटों पर अंतिम क्रिया की अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। लकड़ी के अभाव में लाशों को जलाने के लिए उपलों का सहारा लिया जा रहा है। मृत्यु के दौरान अपनों की एक झलक अब बीती बात हो गई है। यहां तो मरने के बाद लाश हासिल करने का लंबे इंतजार का इतिहास लिखा जा रहा है। इस बेबसी और बेशर्म समय में रुककर जरा सोचिए। इस महामारी ने हमें असीम दुख देने के साथ ही कुछ अवसर भी दिए हैं। अवसर बस यह कि जरा थोड़ा रुककर सोचें, आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर अदद ऑक्सीजन बेड वेंटिलेटर के अभाव ने हजारों लाशें क्यों बिछा दी? जाहिर तौर पर इस महामारी का सामना करने का हमारे पास सामर्थ्य ही नहीं था। हमारे पास ना तो पर्याप्त मात्रा में अस्पताल थे और ना ही डॉक्टर। जरूरी उपकरण और दवाइयां हैं। यह आजादी के 7 दशक के बाद हमारा हासिल है। ऐसा हासिल कि ऑक्सीजन और दवा के लिए हमें बांग्लादेश, भूटान जैसे देशों की मदद लेनी पड़ी। कहां तो खुद को विश्व गुरु होने का दम्भ था, कहां पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। एक झटके में हम दुनिया के कई देशों के रहमो करम पर आश्रित होकर रह गए। सवाल है कि ऐसी स्थिति आई ही क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जाहिर तौर पर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप में देश की राजनीतिक सत्ता को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। राजनीतिक सत्ता वैसे सही मायने में जिम्मेदार भी है। वह इसलिए कि बुनियादी अधिकारों की रक्षा करना राजनीतिक सत्ता की पहली जिम्मेदारी है। वर्तमान समय तो संविधान प्रदत्त सबसे बड़े जीवन जीने के अधिकार का है और इस सबसे बड़े अधिकार की रक्षा करने में राजनीतिक सत्ता नाकाम रही है। इसके लिए इनकी लानत मलामत होनी ही चाहिए। मगर सवाल है कि क्या दोष सिर्फ देश की राजनीतिक सत्ता और उसके द्वारा निर्मित व्यवस्था का है? क्या ऐसी निर्मम व्यवस्था बनाने और राजनीतिक सत्ता को अमानवीय बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है? जाहिर तौर पर है। यह कड़वी सच्चाई है कि राजनीतिक सत्ता वोट पाने के लिए सबसे सस्ता हथकंडा अपनाती है। वह इसलिए कि सस्ता हथकंडा अपनाने के लिए राजनीतिक दलों को खास मेहनत नहीं करनी होती। गौर से देखिए तो आजादी के 2 दशक बाद से ही राजनीतिक सत्ता ने इसी हथकंडे का इस्तेमाल किया। देश की पूरी आबादी को भावनाओं की राजनीति में उलझा दिया। कभी गरीबी हटाओ के थोते नारे से लोग बेवकूफ बनते रहे। जब ये अस्त्र चूका तो राजनीति में धर्म ने घुसपैठ कर ली। पूरा देश हिंदू राष्ट्र बनाने या बनने न देने के रूप में 2 गुटों में बंट गया। राजनीतिक दल थोते नारों के सहारे जातियों की गोलबंदी करने में जुट गए। देश का मतदाताओं को अलग अलग समय में गरीब, हिंदू, अगड़ा, पिछड़ा बनाकर वोटों की फसल काटी जाती रही। इसका नुकसान यह हुआ कि देश की राजनीति से जरूरी मुद्दे गायब होते चले गए।
जरूरी मुद्दे गायब होने के बाद जमीन से जुड़े नेता गायब होते चले गए। संसद और विधानसभाओं में करोड़पतियों का कब्जा हो गया। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसे मुद्दे हाशिए पर चले गए। इन मुद्दों की जगह धर्म, जातीय गोलबंदी, मनी और मसल्स पावर ने ले ली। परिणाम यह हुआ कि देश का गरीब और गरीब होता चला गया और अमीर होते चले गए। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था ने बड़ी चतुराई से देश के अंदर इंडिया और भारत का निर्माण किया। अपने लिए हर दृष्टि से सुविधा संपन्न इंडिया तो दूसरों के लिए भारत, ऐसा भारत जहां न्याय पाने से लेकर 2 जून की रोटी जुटाने के लिए दिन रात की मशक्कत आम बात हो गई। जाहिर तौर पर इस राजनीतिक व्यवस्था ने बड़े आराम से अपने लिए इंडिया इसलिए बना लिया कि हम धर्म, जाति और भावनाओं की राजनीति में उलझे रहे। जाहिर तौर पर यह हमें तय करना होगा कि हमें इस राजनीतिक व्यवस्था से क्या चाहिए। इसके लिए हमें इस राजनीतिक व्यवस्था के जाल से खुद को आजाद करना होगा। राजनीतिक व्यवस्था को अपनी प्राथमिकताएं बतानी होंगी। हमें इस राजनीतिक व्यवस्था को बताना होगा कि हमें धर्म, जाति और उन्माद की राजनीति नहीं चाहिए। हमें बेहतर जीवन चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, बेहतर न्यायिक व्यवस्था चाहिए। आप ये तय कर लेंगे तो राजनीतिक व्यवस्था खुद में बदलाव लाने पर मजबूर होगी। याद कीजिए अन्ना आंदोलन का दौर, जब ये आंदोलन अपने चरम पर था तो कैसे अलग अलग राजनीतिक दल अपने ईमानदार नेताओं को आगे ला रहे थे। याद कीजिए निर्भया रेप मामले को, जनता जब खड़ी हुई तो कानून में किस तरह के जरूरी बदलाव किए गए। हालांकि यह और बात है कि इसी व्यवस्था ने इसे ईमानदारी से लागू नहीं किया। आप और हम मजबूती से अपने स्टैंड पर खड़े रहेंगे तो व्यवस्था जरूर बदलेगी। सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को राजनीतिक दल टिकट देने पर मजबूर होंगे। संसद और विधानसभाओं में जरूरी और सार्थक बहस होगी। इस आपदा ने हमें पुराने मंत्र को याद करने और नए संकल्प लेने का अवसर दिया है। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हम बदलेंगे तो यही राजनीतिक व्यवस्था गिरगिट की तरह रंग बदलकर जनोन्मुखी हो जाएगी। एक बार कोशिश तो कीजिए। कोशिश करने में क्या हर्ज है? फैसला आपके हाथों में। आपको तय करना है कि आपको भविष्य में कैसी व्यवस्था चाहिए। यह भी सच है कि नई व्यवस्था का निर्माण भी आपके ही हाथों में है। नमस्कार।